हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इससे पहले मैं पेडागोजी के और भी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा में जॉन डीवी ने बल दिया। ऑप्शन है काम करके सीखना, दूसरा है रटने से सीखना, तीसरा ऑप्शन है ऑर्थोरिटेरियन यानी कि अधिकारवादी शिक्षण विधियाँ, और ऑप्शन 4 है अनुकरण और मॉडलिंग। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काम करके सीखना। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न 2 है, भय या क्रोध के दौरान हृदय गति बढ़ाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा है थायरोक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एड्रेनाइल, और ऑप्शन 4 है ऑक्सीटोसिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एड्रेनाइल। ठीक है, चलिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए समेकित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यह जानने के लिए कि छात्र की रुचि और काम की आदतें क्या हैं, दूसरा ऑप्शन है मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित या ग्रेड करने के लिए, ऑप्शन 3 है सीखने की प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी करने के लिए, और ऑप्शन 4 है विशिष्ट शिक्षण समूहों को छात्रों को निर्दिष्ट करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से छात्रों को प्रमाणित या ग्रेड करने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए प्रश्न 4 है, शैक्षणिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है मानदंड, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को निर्धारित करना, दूसरा है माता पिता की उम्मीदों को पूरा करना, और ऑप्शन 3 है संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना, और ऑप्शन 4 है एक कुशल कार्यालय प्रबंधन प्रणाली विकसित करना। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों, संस्थान में एक सकारात्मक शिक्षण अधिगम लोकाचार विकसित करना। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, गहन अधिगम का सिद्धांत निम्न को महत्व देता है। ऑप्शन है स्वायत्त कार्यप्रणाली विकसित करने को, दूसरा है विचार तर्क तथा कल्पनाशीलता विकसित करने को, और ऑप्शन 3 है भावनात्मक प्रतिक्रियाएं विकसित करने को, और ऑप्शन 4 है अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं विकसित करने को। ठीक है, तो 5वें का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, विचार तर्क तथा कल्पनाशीलता विकसित करने को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 लेते हैं, एक शिक्षक का मुख्य कार्य निम्न होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है इनमें से। तो ऑप्शन है विद्यार्थी को स्वयं सीखने में मदद करना, दूसरा है विद्यार्थियों को अनुशासन में रखना, तीसरा है केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, और ऑप्शन 4 है लगातार विद्यार्थियों की गलतियों को इंगित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से सिवाय इसके सभी को बड़े और छोटे बच्चों के बीच स्मृति में अंतर को ध्यान में रखते हुए पाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है स्मारक का उपयोग, दूसरा है रणनीतियों का उपयोग, तीसरा है बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता, और ऑप्शन 4 है प्रक्रमण की गति एवं अनुकूलता। ठीक है, तो 7वें का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा दोस्तों, बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता। चलिए क्वेश्चन 8 है, भाषा निम्न के लिए एक आवश्यक स्थिति नहीं है। तो ऑप्शन है अवधारणात्मक सोच, दूसरा है गहन सोच, तीसरा है तार्किक सोच, और ऑप्शन 4 है विश्लेषणात्मक सोच। ठीक है, तो 8वें का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 9 है, विद्यार्थियों को स्व अध्ययन का अवसर दिया जाना चाहिए, यह निम्न के सिद्धांत के अनुरूप है। ठीक है, तो ऑप्शन है ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, दूसरा है क्लासिकल कंडीशनिंग, तीसरा है मानसिक प्रवृत्ति, और ऑप्शन 4 है बहुप्रतिक्रियाओं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुप्रतिक्रियाओं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन 10 है, कैटल के अनुसार सीखने और समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक क्षमता, शिक्षा और अनुभव की स्वतंत्रता निम्न कहलाती है। तो ऑप्शन है अस्थिर बुद्धि यानी कि GF, और दूसरा है बुद्धिमत्तापूर्ण बुद्धि यानी कि GC, और ऑप्शन 3 है मात्रात्मक बुद्धि यानी कि GQ, और ऑप्शन 4 है प्रसंस्करण गति यानी कि GS। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अस्थिर बुद्धि। चलिए क्वेश्चन 11 है, किस सिद्धांत के अनुसार शिक्षकों और छात्रों को एक सक्रिय संवाद में संलग्न होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित, दूसरा है सामाजिक रचनावादी,
तीसरा है व्यवहारिकता और ऑप्शन 4 है संज्ञानवाद। ठीक है, तो 11 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक रचनावादी। चलिए क्वेश्चन 12 है, एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है स्थानिक बुद्धि, दूसरा है प्रकृतिवादी बुद्धि, तीसरा है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि और ऑप्शन 4 है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो 12 का ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि प्रकृतिवादी बुद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में नैतिकता के 3 स्तरों के तहत कितने चरण होते हैं? तो ऑप्शन है 3, दूसरा है 6, ऑप्शन 3 है 5 और ऑप्शन 4 है 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रयोगात्मक विधि में प्रयोगकर्ता खाली स्थान को प्रकलित करता है। तो आपको बताना है खाली स्थान में क्या आएगा। ऑप्शन है अनाश्रित चर, दूसरा है बाह्य चर, तीसरा है मध्यवर्ती चर और ऑप्शन 4 है आश्रित चर। तो 14 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा दोस्तों, अनाश्रित चर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कोर पाठ्यक्रम निम्नलिखित पर जोर नहीं देता। ठीक है, ऑप्शन है समस्या निवारण पर, दूसरा है विषय वस्तु का एक अच्छी तरह से परिभाषित मुख्य भाग और ऑप्शन 3 है सामान्य उद्देश्यों पर, ऑप्शन 4 है विभिन्न विषय वस्तु का एकीकरण। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन 1 सही हो जाएगा दोस्तों, समस्या निवारण पर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।